तो पिछली कक्षा में हमने कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया है और हम पढ़ रहे हैं राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे को। उत्तराखंड राज्य विशेष के राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का हम अध्ययन कर रहे हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत इनके जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था, जिनमें सबसे पहले हमने राज्यपाल के बारे में देखा था कल की कक्षा में। राज्यपाल के साथ साथ हमने देखा था महाधिवक्ता के बारे में हमने अध्ययन किया था, ठीक है। इसके बाद हमने सचिवालय के बारे में देखा था और इसके बाद हमने निर्देशालय के बारे में देखा था, ठीक है। तो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग थे उनके बारे में हमने कल की कक्षा में अध्ययन किया है और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे मंत्रिपरिषद का भी अध्ययन किया था, ठीक है। तो हमारा जो कार्यपालिका था, कार्यपालिका हमारा पूरा हुआ है, संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। राज्यपाल से लेकर और निर्देशालय तक हमने पूरा अध्ययन किया है और हमने इसमें समझा था कि किस प्रकार से नियमों को जो बनाने की जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका नियमों को बनाता है और निर्देशालय के माध्यम से जो नियम हैं उनका ग्राउंड पे, आप बोल लीजिए ज़मीनी स्तर पर, उनका क्रियान्वयन निर्देशालय के द्वारा किया जाता है। और सचिवालय और निर्देशालय जो हैं ये महत्वपूर्ण अंग हैं कार्यपालिका के, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल के बारे में, जिसको आप बोलते हैं, जैसे कार्यपालिका हमने देखा था, कार्यपालिका के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अवयव जो होता है वो होता है विधायिका। तो विधायिका का हम अध्ययन करने वाले हैं और विधायिका के बारे में हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में। और जो हमारी कल की कक्षा होगी उसमें हम न्यायपालिका और जो स्थानीय शासन के जो प्रमुख अवयव हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विधान मंडल की बात आज हम करने वाले हैं विधायिका के अंतर्गत। विधायिका के अंतर्गत जो प्रमुख अवयव आते हैं उसमें से आता है राज्यपाल और विधानमंडल, ठीक है। अब राज्यपाल का हमने एक बार अध्ययन कर लिया है, तो आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम विधानमंडल का अध्ययन करेंगे और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फैक्ट, जो हम नोट डाउन करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे हमारी चीज़ें मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार रहें और मुख्य परीक्षा में हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। विधानमंडल क्या होता है, सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जानते होंगे जैसे केंद्र में होता है, ठीक है, सदन होता है हमारा, संसद होती है, उसी प्रकार से राज्य में जो है विधि निर्माण के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो है आपकी विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र में संसद जो हमारी है वो नियमों को बनाती है, कानूनों को बनाती है, विधि निर्माण करती है, उसी प्रकार से राज्यों में ये जो जिम्मेदारी है ये विधानमंडल को दी गई है। विधानमंडल की व्यवस्था की गई है राज्य में विधि निर्माण के लिए। विधानमंडल के दो अवयव बताए जाते हैं, दो अंग बताए जाते हैं। पहला तो आता है आपका राज्यपाल, ठीक है, दूसरा आपका आता है विधानसभा, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं किसके, विधानमंडल के। यदि इन दोनों का साथ रहता है, इन दोनों में सामंजस्य होता है, तो निश्चित रूप से जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं वो कानून का रूप लेते हैं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से आप देख लीजिए कि अधिनियमित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो राज्य में विधि निर्माण करने की जो प्रमुख संस्था है वो है विधानमंडल और विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा आते हैं। अब हमें राज्यपाल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। राज्यपाल की विभिन्न शक्तियों के बारे में देखा था, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखा था, राज्यपाल की सेवा और शर्तों के बारे में देखा था। तो इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है, तो वहां से चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, वहां से चीज़ों को आप देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे विधानसभा की, ठीक है। चर्चा क्या होगी, विधानसभा की। अब विधानसभा की चर्चा होगी तो सबसे पहले बात आती है कि जो विधानसभा है उसका गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको बता दें, विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 170 है हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का, जिसके अंतर्गत विधानसभा के गठन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत विधानसभा की बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि राज्य के जो वयस्क मतदाता होंगे, मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के जो भी मतदाता होंगे, उनके द्वारा चुने गए सदस्यों से विधानसभा हमारी गठित होगी। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात
बात की गई है। ठीक है, इससे पहले का अनुच्छेद आता है 169 जिसमें विधान परिषद की बात की गई है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके यहाँ विधानसभा है तो हम विधानसभा से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो विधानसभा का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। जो हमारे वयस्क मतदाता हैं, जो 18+ के हमारे मतदाता हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया जाता है, उन्हीं सदस्यों में से जो सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं सदस्यों में से सारे लोग मिलकर आपस में विधानसभा का गठन करते हैं। चुने गए सदस्यों को जो है विधानसभा का सदस्य माना जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसी अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500, मतलब जो अधिकतम सदस्य संख्या है और जो न्यूनतम सदस्य संख्या है, मानक सदस्य संख्या है, वो निर्धारित की गई है। मतलब अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। मतलब यदि कहीं पर राज्य विधानसभा का गठन करना है तो निश्चित रूप से उस राज्य में कम से कम 60 सदस्य, विधानसभा में 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम जो सदस्य किसी विधानसभा में हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप गोवा राज्य ले लीजिए। ठीक है, गोवा के साथ साथ आप सिक्किम ले लीजिए। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो इनके अपवाद भी हैं, जो ये लिमिट बनाई गई है कम से कम 60, इसके कुछ राज्य अपवाद हैं तो उनको भी हमें छोड़ना है, उनके बारे में हमें नई बात करनी है। तो ज़्यादातर जो भारतीय राज्य हैं उनमें ये व्यवस्था है कि आप अधिकतम 500 सदस्य संख्या वाली विधानसभा बना सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य संख्या वाली विधानसभा बना सकते हैं। अब बात आता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। आप जानते हो कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन है वो इस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप जानते हो, मान लीजिए कोई राज्य है जिसमें 70 विधानसभा की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं, तो ये जो सीट का निर्धारण किया जाता है इसमें जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इसमें बताया गया है भारतीय संविधान में कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम, विधानसभा का जो सदस्य होगा प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितने की प्रतिनिधित्व करेगा? कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ये भी अनिवार्य शर्त दी गई है इसमें। मतलब प्रत्येक विधानसभा जो भी होगी कम से कम 75,000 मतदाता वहां पर अवश्य होंगे, 75,000 वहां पे सदस्य संख्या अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम जो एक विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का जो एक नुमाइंदा है, वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम होना चाहिए। इसकी भी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो हमने विधानसभा के अंतर्गत क्या देखा? हमने देखा कि विधानसभा का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत जो विधानसभा का गठन होता है उसमें भी यह देखा जाता है कि जिन सदस्यों को हम चुनाव करते हैं, ये सभी सदस्य जाकर विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इन्हीं सदस्यों से मिलकर विधानसभा का गठन होता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम जो सदस्य संख्या है वो 60 होनी चाहिए और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा सदस्य किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जो इसके अपवाद भी हैं। तो उन अपवादों को भी हमें याद रखना है कि कौन से अपवाद हैं इनके, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन करने जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो विधानसभा की एक सीट होती है उसमें कम से कम एक सीट का गठन तब किया जाता है जब कम से कम उस क्षेत्र विशेष में 75,000 लोग रहते हों। मतलब एक सीट, एक सदस्य कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, 75,000 लोगों का नेतृत्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? विधानसभा का कार्यकाल पूरे भारत में जिस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल होता है उसी
उसी तरह से विधानसभा का भी कार्यकाल होता है और प्रत्येक विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा 5 वर्षों तक चले, 5 वर्षों के पहले भी विधानसभा का विघटन हो सकता है। कब विघटन हो सकता है? जब जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है उस प्रदेश का, जब वो विश्वास मत अपना खो दे विधानसभा में, तब उसका विघटन हो सकता है। जब राज्यपाल को इस तरह की अनुशंसा दी जाए, राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य में जो है आपातकाल लागू करने जैसी व्यवस्था है, राज्य का प्रशासन सही नहीं से चल रहा है, तो वो विधानसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी विधानसभा का विघटन हो जाता है, तो विधानसभा का विघटन भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आपको योग्यता पता होना चाहिए कि इनकी योग्यता क्या है। जो विधानसभा के हमारे सदस्य चुने जाते हैं उनकी योग्यता क्या है। इनकी योग्यता के बारे में यदि हम बात करें, जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है वह भारत का सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत के नागरिक होने के साथ कम से कम जो उसकी आयु सीमा है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब वो जो व्यक्ति जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, विधानसभा में अपनी प्रतिभाग करना चाहता है, उसकी जो उम्र है वो निर्धारित की गई है न्यूनतम 25 वर्ष। साथ ही साथ वह भारत का नागरिक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी हमारा विधायक है, जो भी हमारा विधायक चुने जाने का पात्र है, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, किसी भी लाभ के पद पर उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो जब मान लीजिए कोई भी विवाद हो गया, कोई भी सदस्य है उससे संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो उससे संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और संबंधित जो उस समय के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो विवादों का जो निपटारा होता है सदस्यों से संबंधित विशेषकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है विधानसभा के अधिकारी। विधानसभा के अधिकारी मतलब किसके द्वारा विधानसभा का कार्य चलाया जाता है। जैसे आप जानते हैं स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, तो इसी तरह से विधानसभा को चलाने के लिए भी कुछ ऐसे सदस्य चाहिए, कुछ ऐसे अधिकारी चाहिए जो विधानसभा को चला सकें। तो भारतीय संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष होता है, और इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 178 के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? आर्टिकल नंबर 178 है जिसके अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। किस बात की चर्चा की गई है? कि राज्य में विधानसभा का कार्य चलाने के लिए, कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है सदस्य अपने बीच से करेंगे। मतलब जो विधानसभा का अधिकारी होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, वो कहीं और से नहीं आ सकता, अनिवार्य रूप से उसको या तो विधान आप बोल सकते हैं, जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे अनिवार्य रूप से विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब कोई भी सदस्य जो विधानसभा का सदस्य है, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है, वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। शपथ कहाँ पे लेगा? जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा या सदस्य चुना जाएगा वो शपथ कहाँ पे लेगा? तो वो राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेता है। जिस प्रकार से सदस्य सभी राज्यपाल के सम्मुख सदस्य लेते हैं, उसी प्रकार से जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, उसको भी एक शपथ लेने की जरूरत पड़ती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि जब कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको उस पद तक पहुंचने में उसको 2 शपथ लेनी पड़ती है प्रमुख रूप से। एक तो सदन में लेनी पड़ती है जब वो सदस्य चुना जाता है, दूसरा उसको अध्यक्ष के रूप में भी शपथ लेनी पड़ती है। जबकि लोकसभा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अतिरिक्त कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो शपथ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने समय लेते हैं वही शपथ उनकी मानी जाती है, दोबारा उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में जब कोई राज्य
विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको 2 शपथ लेने की जरूरत पड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि जो राज्य विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो उपाध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल क्या होगा। तो राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल की जो व्यवस्था की गई है, इनका कार्यकाल क्या होगा, वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 179 में। अनुच्छेद नंबर 179 में बात की गई है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल क्या होगा। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो जब तक विधानसभा होती है तब तक विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तब तक विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब इनकी भी जो सीमा है, इनका भी जो अधिकतम है वो 5 वर्ष है। लेकिन इस दौरान यदि आप चाहें तो अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को संबोधित, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को संबोधित अपने पत्र के माध्यम से जो है इस्तीफा दे सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें इनको हटाने की कि इनको किस प्रकार से हटाया जाए। मान लीजिए इनका आचरण ठीक नहीं है, इनके द्वारा कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। हटाने के लिए क्या है कि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनको विधानसभा के तत्कालीन सदस्य, जो वहाँ पे सदस्य हैं, तत्कालीन जो सदस्य संख्या है उसके बहुमत से ही हटाया जा सकता है। मतलब जो इनके उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, जो उपाध्यक्ष है, उनको हटाने के लिए जरूरी है कि जो भी तत्कालीन सदस्य संख्या है उसके बहुमत से ही पारित जो है विधेयक के माध्यम से इनको हटाया जाता है। ठीक है, अब अगर इनको हटाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको आज हटाना है तो आज ही आप इसको पारित करा देंगे सदन में और हटा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है। मतलब 14 दिन पूर्व आपको विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा उपाध्यक्ष को आपको अवगत कराना होता है। 14 दिन दी गई पूर्व सूचना के बाद ही आप इनको इनके प्रतिस्थापन से संबंधित विधेयक को सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको कि इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। दूसरा, 14 दिन पहले इनको नोटिस दी गई हो, तभी आप इनको हटा सकते हैं पद पे। तभी आप इनके हटाने से संबंधित, या आप कह सकते हैं कि कोई भी संकल्प ऐसा जो इनकी प्रतिस्थापन से संबंधित हो, उसको आप विधानसभा में ला सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एक अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ और है जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 181। आर्टिकल नंबर 181 कहता है, जब मान लीजिए किसी विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रतिस्थापित करने से संबंधित जो संकल्प है वो लाया गया है, तो उस दौरान जो अध्यक्षता होगी उनके द्वारा नहीं किया जाएगी। मान लीजिए किसी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनको हटाने के लिए कोई संकल्प भी लाया गया है, तो जब उनके खिलाफ कोई संकल्प लाया जाएगा तब उनके द्वारा उस सदन की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 181 में, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल हो गया। इसके बाद आती है इनकी योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, इनको किस प्रकार से, इनकी योग्यता क्या है और साथ ही साथ इनको किस प्रकार से हम हटा सकते हैं, इनकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख ही लिया कि किस प्रकार से इनको नियुक्त किया जाता है, किस प्रकार से सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, सदस्यों की योग्यता क्या है उसको हमने देख लिया। अब विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको किस प्रकार से पद से हटाया जाता है, इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। क्या विधानसभा सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों के अनुसार उनका कार्य नहीं हो रहा है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद नंबर 191 इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 191 आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 191 याद रखना है, जो इससे संबंधित है, जो इससे जुड़ा हुआ है। ये कहता है, आर्टिकल नंबर 191 आपका कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए इस आधार पर निर्रह होगा, मतलब हटाया जा सकता है। पहला तो आप जानते हैं कि दल बदल कानून बनाया गया है भारत में। दल बदल कानून का
उल्लंघन करने वाले को हटा दिया जाता है पार्टी से, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सदस्य चुना गया और उसने गलत जानकारी दी, मतलब वो लाभ के पद पर जुड़ा हुआ है लेकिन उसने गलत जानकारी दी, तो लाभ के पद पर यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी जो सदस्यता है वो कैंसिल हो जाती है, ये आपको पता है। उस सदस्य की जो आप कहते हैं जो उसके निर्वाचन हुआ है वो कैंसिल हो जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए वह सदस्य जो विधानसभा का सदस्य चुना गया हो वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया हो और भारत की नागरिकता उसने त्याग दिया हो, ऐसी परिस्थिति में भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, मतलब उसकी सदस्यता शून्य हो सकती है। इसके साथ साथ आप जानते हैं 52वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें 191(2) जोड़ा गया था। 191(2) जोड़ा गया था कब? 52वें संविधान संशोधन में। 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 191(2). आर्टिकल नंबर 191(2) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अन्य बातों के रहते हुए भी किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु अयोग्य होगा यदि वह संविधान के दल विरोध दल बदल जो कानून है उसका उल्लंघन करता है। मतलब कोई भी सदस्य, मान लीजिए सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, ना उसने भारत की नागरिकता त्यागी है, ना वो किसी लाभ के पद पर है, फिर भी उसको पद से हटाया जा सकता है। कब? जब वो 92 संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 191(2) के अंतर्गत जो शर्तें दी हुई हैं उनका उल्लंघन करता है। अब दल बदल कानून क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं संविधान की 10वीं सूची के अनुसार विधानसभा किसी सदस्य की, जो भी विधानसभा का सदस्य है उसकी, जो भी किसी राजनीतिक दल का सदस्य है और विधानसभा का सदस्य, क्योंकि कुछ लोग निर्दल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे जो किसी दल से चुनकर आया है और वो विधानसभा का सदस्य बना है और वो किसी लाभ के भी पद पर नहीं है, उसने नागरिकता भी नहीं त्यागी है, तो फिर किन आधार पर, किस आधार पर उसकी सदस्यता जा सकती है? सबसे पहली बात, दल बदल जो कानून है वो आपको पता होना चाहिए। दल बदल कानून आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि यदि किसी जो व्यक्ति है जो चुनकर आया है, जिस राजनीतिक दल से चुनकर आया है, उसने अपनी सदस्यता छोड़ दी। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनकर विधायक आया है और चुनाव के बाद उसने अपनी दल जो है चेंज कर लिया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से निकलकर वो किसी दूसरे दल में चला गया है, तो ऐसे समय में यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे, यदि वह दल चाहे, तो उस सदस्य की जो है, जो उसका निर्वाचन हुआ है, उसको शून्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अक्सर क्या होता था, धन लोभ के चक्कर में लोग दल बदल लेते थे और इससे क्या होता था कि जो मोरल होता था वो लोगों का डाउन होता था, क्योंकि बहुमत किसी और को मिलता था और छल के माध्यम से किसी और की सरकार बन जाती थी। तो इसी के लिए दल बदल कानून लाया गया था, जिससे कोई सदस्य जो है अपने दल का चेंज ना कर सके, जिस दल से चुनकर आया है, जिस पार्टी से चुनकर आया है, उसी पार्टी में वो बना रहे। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या शर्तें हैं? मान लीजिए कोई सदस्य ऐसा है, जैसे जानते हैं आप सदन में जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तब उस पर मतदान होता है, और मान लीजिए कोई विधेयक है जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि इस विधेयक के समर्थन में हमें वोट देना है, लेकिन पार्टी व्हिप जो होता है उसके खिलाफ जाकर कोई सदस्य बीजेपी का और वो पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी यदि पार्टी शिकायत करे तो उसकी सदस्यता जो है वो शून्य की जा सकती है। मतलब पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने पर भी आपकी सदस्यता जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत एक शर्त और है कि यदि मान लीजिए आप पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं और पार्टी इसको संज्ञान में लेकर आपको 15 दिन के अंदर माफ कर देती है, मतलब जिस दिन आपने ये कार्य किया, पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान किया और 15 दिन के अंतर्गत पार्टी आपको माफ कर देती है, तब तो आपकी सदस्यता बची रहेगी। यदि माफ नहीं करती है तो आपकी सदस्यता जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कोई भी जो निर्दलीय सदस्य होता है उसके लिए भी ये शर्तें बताई गई हैं। कोई भी जो निर्दलीय सदस्य है, मान लीजिए चुनाव हुआ और सदस्यता ग्रहण के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में वो सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता जा सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब इसमें कुछ शर्तें हैं कि किन आधारों पर ऐसा होते हुए भी, मान लीजिए कोई पार्टी चेंज कर देता है, कोई व्हिप के खिलाफ मतदान करता है, तो भी उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। क्या ऐसे प्रावधान है भारतीय संविधान में जिसमें ऐसे कृत पर भी जो है सदस्यता नहीं जाती है? अब क्या है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक पार्टी ए से चुनकर आया है, ठीक है। अब ए से चुनकर आया है, इसमें 100 सदस्य थे, ए से चुनकर आया था और ए पार्टी के कुल 200 सदस्य थे या 200 सदस्य थे, आप मान लीजिए। अब क्या है कि किसी दूसरी पार्टी में इसका विलय हो जाए। मान लीजिए एक पार्टी बी थी, इसके 200 सदस्य थे, एक पार्टी ए थी जिसके 100 सदस्य थे। अब ये 100 सदस्यों वाली पार्टी ही यदि पूरी की पूरी किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाती है, तो भी तो व्यक्ति का जो चुनकर आया है उसकी पार्टी तो चेंज हुई, लेकिन ऐसे समय में इसकी सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब जब आप पूरी पार्टी, जिस पार्टी से आप हैं उस पूरी पार्टी का विलय हो जाता है, तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। अब बात आती है, यदि पार्टी के 2/3 सदस्य अलग पार्टी बना ले, मान लीजिए 100 थे, इसमें से 2/3 निकल गए और 2/3 सदस्यों से निकलकर एक पार्टी सी का गठन कर लिया, तो ऐसे संदर्भ में भी उस व्यक्ति विशेष की, जो लोग सी पार्टी में आए हैं, इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि 2/3 लोग पूरे उस मूल पार्टी से अलग हुए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यह केंद्र में भी लागू है और राज्य में भी लागू है कि आप राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ नहीं हो सकते, और आज आप विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य एक साथ नहीं हो सकते। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ थे जिनमें कि आप दल परिवर्तन करते हैं लेकिन आपकी सदस्यता नहीं जाती है, जिनके कुछ आधार थे जो मैंने आपको बताए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको इन चीज़ों को नोट करा दूंगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझने का प्रयास करें एक कहानी के तौर पे, और जो फैक्ट है अभी आपको नोट करा दिया जाएगा, जिससे मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको किसी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अभी तक जितना आपने नोट किया है, जितना आपने समझा है, उतना हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधायी प्रक्रिया के बारे में, कि विधायी प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विधानसभा के कार्य संचालित किए जाते हैं, विधायी प्रक्रिया क्या है। उससे पहले जितना अभी तक हमने समझा है उसको हम नोट डाउन करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा एक रफली नोट्स भी तैयार होता रहे और हमारी सारी चीज़ें बेहतर रहें, हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं विधायिका, ठीक है, और इसमें हम नोट करने वाले हैं, विधायिका के अंतर्गत हम नोट करने वाले हैं। नोट करिएगा, आप हेडिंग डालिएगा विधानमंडल, ठीक है। आप कार्यपालिका हमने कर लिया, अब आप हेडिंग डालिएगा विधानमंडल। कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा आप राज्यपाल के बारे में नोट कर लीजिएगा, पूर्व में 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा, स्वयं से राज्यपाल के बारे में नोट कर लीजिएगा, जो आपको राज्यपाल के बारे में बताई गई थी। जैसे शक्तियां बताई गई थी, कई सारी शक्तियां बताई गई थी, आपात शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, स्वाविवेकी शक्तियां, तो उनके बारे में नोट कर लीजिएगा। राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की योग्यता और इन सब चीज़ों के बारे में आपने पॉलिटी में नोट किया होगा, निश्चित रूप से आप राज्य व्यवस्था पढ़ते होंगे, नोट किया होगा। तो विधानमंडल के बारे में आपको नोट करना है। अब विधानमंडल के बारे में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य में, थोड़ा सा फास्ट लिखना है आपको, राज्य में विधि निर्माण के लिए, राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के 2 अंग बताए जाते हैं। विधानमंडल के 2 अंग बताए जाते हैं, कौन कौन से? पहला हो गया राज्यपाल, और याद रखिएगा ये चीज़ें हम नोट कर रहे हैं किसके संदर्भ में? उत्तराखंड राज्य विशेष के संदर्भ में। दूसरा होता है विधानसभा, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है कि राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के 2 अंग हैं, पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा आपका है विधानसभा, ठीक है। पहला राज्यपाल, दूसरा आपका है विधानसभा। अब विधानसभा के अंतर्गत नोट करिएगा, क्योंकि राज्यपाल के बारे में हमने नोट कर लिया है पहले कल की कक्षा में, तो हमें नोट करना है विधानसभा के बारे में। तो हम विधानसभा के बारे में अब नोट करेंगे, ठीक है।
विधानसभा के बारे में नोट करिए। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा, राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है, चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत 170, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत 170 के अंतर्गत विधानसभा के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के गठन की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है 170 में कि प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी, यह अनिवार्य है। ठीक है, आगे नोट करिएगा। इस अनुच्छेद में, मतलब 170 में ही, इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य होने अनिवार्य हैं, और कम से कम 60 सदस्य होने अनिवार्य हैं, कम से कम 60 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी हैं जो अपवाद हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा, लेकिन इनमें भारत के कुछ राज्य अपवाद भी हैं, जिनमें गोवा, सिक्किम, और मिजोरम आते हैं, जिनमें गोवा, सिक्किम और मिजोरम आते हैं, जहां पर विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 70 से कम है, 60 से कम है, क्योंकि 60 हमारा टारगेट है ना, 60 से कम है। ठीक है, चलिए अब नोट करिएगा आगे। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन हेतु, आगे नोट करिएगा, निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम
75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, चलिए अब नोट करेंगे हम विधानसभा का कार्यकाल। हेडिंग डालिएगा विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल हेडिंग डालिए और उसके अंतर्गत आपको नोट करना है विधानसभा का कार्यकाल। नोट करिएगा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यद्यपि राज्यपाल इसे 5 वर्षों के पूर्व भी विघटित कर सकता है। यद्यपि राज्यपाल इसे 5 वर्षों के पूर्व भी विघटित कर सकता है। ठीक है, अब इसमें नोट कर लीजिएगा, आपातकाल में, इसमें नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे मान लीजिए आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपात लगा है, ऐसे समय में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है 10 दिन में और उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो क्या चुनाव कराए जाएंगे? क्या चुनाव होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो चुनाव नहीं होंगे तो इस समय क्या होता है, ऐसी स्थिति में, आपात की स्थिति में जो विधानसभा होता है उसका जो कार्यकाल होता है एक बार में 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और शर्त यह भी होती है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है उस दौरान आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, तो वो भी आपको नोट करना है। कब चुनाव कराने पड़ेंगे? मान लीजिए आज स्थिति सामान्य हो गई तो आज से 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचन कराना पड़ेगा। तो नोट करिएगा, आपातकाल में संसद विधानसभा की अवधि को, जैसे सामान्य दिनों में तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि आपात है तो ये कार्यकाल 6 वर्षों तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को नोट कर रहे हैं आप। आपातकाल में संसद विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, परंतु आपात समाप्त होने के तुरंत बाद, परंतु आपातकाल समाप्त होने के तुरंत बाद 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला इसी में क्या शर्त है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 356 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर 5 वर्षों से पूर्व भी, जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा निश्चित रूप से सदन विघटित हो जाएगा, तो 5 वर्षों से पूर्व भी सदन का विघटन किया जा सकता है। चाहे वो नया सदन हो, एक भी बैठक हुई हो या नहीं हुई हो, या मान लीजिए 1-2 वर्षों तक सदन चला हो उसके बाद भी, तो चाहे बैठक हुई हो, चाहे नया सदन हो या पुराना, कभी भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद जब राज्यपाल को बागडोर दी जाती है, राज्यपाल को राज्य की बागडोर दी जाती है, तो उस दौरान भी सदन समाप्त हो जाता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्षों के पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। अगला है विधानसभा सदस्य की योग्यताएं। योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में नोट कर लीजिए। विधानसभा सदस्यों की योग्यता नोट करिएगा, सदस्यों की योग्यता नोट करिए। इसमें नोट करिए
कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब संबंधित व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत, संसद द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत वह विधायक चुने जाने का योग्य हो। संसद द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत वह विधायक चुने जाने का योग्य हो। पागल या दिवालिया ना हो। चौथा पॉइंट, पागल या दिवालिया ना हो। और 5वां बिंदु है कि राज्य या केंद्र में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या? राज्य या केंद्र में किसी में भी लाभ के पद पर ना हो, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे विधानसभा के अधिकारी के बारे में। ठीक है, विधानसभा के अधिकारी, अगली हेडिंग आप डालिएगा, विधानसभा के अधिकारी। विधानसभा के अधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा के अधिकारी होते हैं, इनके बारे में नोट करिए। तो विधानसभा के अधिकारी के बारे में नोट करना है कि अनुच्छेद 178 के अनुसार, अनुच्छेद 178 178, अनुच्छेद 178 के अनुसार, नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 178 के अनुसार, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने बीच से ही या अपने सदस्यों में से ही, विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से सभा के कार्य संचालन हेतु, सभा के कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करती है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करती है, चयन करती है। आगे, अध्यक्ष अपना शपथ राष्ट्रपति, अध्यक्ष अपना शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, अध्यक्ष अपना शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ठीक है, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में नोट डाल के, जिससे आपको याद रहे। यह व्यवस्था, नोट में नोट करिएगा, यह व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में नहीं है, यह व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में नहीं है। मतलब कि जो शपथ लेने की बात है कि जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसके राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है अलग से उस राज्य विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए बाद, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि उसको पुनः राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे नोट करिएगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल हेडिंग डालिएगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल, और इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 179। नोट करिएगा, अनुच्छेद 179 के अनुसार
अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन का सदस्य रहने तक पद पर बना रहता है। सदन का सदस्य रहने तक पद पर बना रहता है। पदावधि के दौरान एक दूसरे को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से इनके द्वारा पद त्याग किया जा सकता है। इनके द्वारा, इनके मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात हो रही है, इनके द्वारा पद त्याग किया जा सकता है। अध्यक्ष को पद त्याग करना है तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष को पद त्याग करना है तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे नोट कर लीजिएगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई संकल्प तब लाया जा सकता है जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तो आप नोट कर सकते हैं, तब लाया जा सकता है जब इनको 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। ठीक है, जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को या इनको 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। बिना 14 दिन पूर्व सूचना के आप इनके खिलाफ कोई संकल्प नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए आगे नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 181 क्या कहता है उसको नोट कर लीजिए, मैंने अभी आपको बताया भी था। अनुच्छेद 181 के अनुसार, अनुच्छेद 181 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प यदि सदन में विचाराधीन है तो, यदि सदन में विचाराधीन है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हेडिंग विधानसभा सदस्यों की निहरताएं। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की निहरताएं, इसी को आप बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 191 इससे संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 191, तो आपको नोट करना है। अनुच्छेद 191 के अनुसार, अनुच्छेद 191 के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के, कोई व्यक्ति
विधानसभा कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के बाद भी अपने पद से हटाया जा सकता है, बनने के बाद भी अपने पद से हटाया जा सकता है जब, अब पहला पॉइंट, जब उसने केंद्र या राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण किया हो, उसने केंद्र या राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण किया हो। दूसरा पॉइंट, भारत का नागरिक ना रहा हो, मतलब अब अगर इसने नागरिकता त्याग दी है, भारत का नागरिक ना रहा हो। दूसरा, विकृत चित या दिवालिया हो गया हो, ठीक है, लाभ के पद पर हो गया हो, या भारत का नागरिक ना रहा हो अब, या दिवालिया हो गया हो, तो ऐसे आधार पे उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट इसमें नोट करिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें नोट करिएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 191 अनुच्छेद 191 में दूसरा खंड जोड़ा गया, 191(2), ठीक है, 191(2) मतलब दूसरा खंड जोड़ा गया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अन्य बातों के रहते हुए भी, कोई भी व्यक्ति अन्य बातों के रहते हुए भी विधानमंडल का सदस्य बनने हेतु अयोग्य होगा, विधानमंडल का सदस्य रहने हेतु अयोग्य होगा यदि वह दल विरोधी कानून का दोषी पाया जाता है, यदि वह दल विरोधी कानून का दोषी पाया जाता है, ठीक है, यदि वह दल विरोधी कानून का दोषी पाया जाता है। इसे में नोट करिएगा, संविधान की 10वीं सूची के अनुसार, संविधान की 10वीं सूची के अनुसार विधानसभा के किसी सदस्य की, 10वीं सूची के अनुसार विधानसभा के किसी सदस्य की जो किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, जो किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि, अब यदि के बाद पहला पॉइंट नोट करिएगा, यदि सदस्य ने संबंधित राजनैतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया हो, सदस्य ने संबंधित राजनैतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया हो, मतलब जिससे जुड़ जीत कर आया है उसका त्याग कर दिया हो, तो ये नोट कर लीजिएगा, सदस्य राजनैतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया हो। दूसरा पॉइंट, यदि सदस्य ने अपने राजनैतिक दल के सचेतक के, यदि सदस्य ने अपने राजनैतिक दल के सचेतक के व्हिप का, राजनैतिक दल के सचेतक के व्हिप का उल्लंघन किया हो, उल्लंघन किया हो मतलब उल्लंघन करने के बाद इसने मतदान किया है पार्टी लाइन के खिलाफ, ठीक है, उल्लंघन किया हो, और ऐसे उल्लंघन के लिए, और ऐसे उल्लंघन के लिए उसको 15 दिन के अंदर क्षमा ना किया गया हो, ऐसे उल्लंघन के लिए उसको
15 दिन के अंदर क्षमा ना किया गया हो। ये दिन भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में क्या होता है, सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी होती है, दिन में कमी कर देता है एग्जामिनर, कभी आपका 25 दे दिया, कभी 35 दे दिया, तो ये दिन आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर क्षमा ना मिली हो, ठीक है। तीसरा, अपना राजनीतिक दल छोड़कर, तीसरा पॉइंट, अपना राजनीतिक दल छोड़कर, अपना राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली हो। अपना राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है अगला पॉइंट कि किस प्रकार से, मान लीजिए दल बदल कानून का उल्लंघन भी होता है लेकिन सदस्यता नहीं जाएगी, तो उसको हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, दल बदल के आधार पर उपयुक्त निहरता, दल बदल के आधार पर उपयुक्त निहरता, निर्हत जो भी आप बोलते हैं, निहरता, ठीक है, दल बदल के आधार पर उपयुक्त निहरता निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। हेडिंग डालिएगा, दल बदल के आधार पर उपयुक्त निहरता निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगी, उन परिस्थितियों के बारे में नोट करते हैं। सबसे पहला नोट कर लिया, दल बदल के आधार पर उपयुक्त निहरता निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। पहला, यदि उसके मूल राजनीतिक दल का, यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाए, यदि उसके राजनीतिक दल का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाए, परंतु उपरोक्त सदस्य, परंतु उपरोक्त सदस्य विलय को स्वीकार ना करे, परंतु उपरोक्त सदस्य विलय को स्वीकार ना करे और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करे। मतलब मान लीजिए पार्टी का विलय हो गया, आप पार्टी के साथ चले जाते हैं, जो विलय हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप विलय से असंतुष्ट हैं और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो भी आप रह सकते हैं, आपकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, विलय को स्वीकार ना कर पृथक समूह के रूप में कार्य करने का निश्चय करें। ठीक, तो ये हो गया। यदि आपका विलय होता है, पार्टी के साथ आप चले जाते हैं, क्योंकि पार्टी तो समाप्त हो गई, तो भी आपका जो पद है वो समाप्त नहीं होगा। और यदि आप विलय को स्वीकार नहीं करते, उसके खिलाफ हैं, तो भी आप पद पर बने रहेंगे, क्योंकि जिस मूल भावना से आप जीत कर आए हैं वो था उस पार्टी से संबंधित। तो पार्टी के खिलाफ आप नहीं जा रहे हैं तो चीज़ें आपकी बनी रहेंगी। दूसरा, पार्टी के 2/3 सदस्य अलग समूह बना लें, पार्टी के 2/3 सदस्य अलग समूह बना लें तो भी उनकी सदस्यता बनी रहेगी। पार्टी के 2/3 सदस्य अलग समूह बना लें फिर भी उनकी सदस्यता बनी रहेगी। इस परिस्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार, इस परिस्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार सभापति के पास होगा। इस परिस्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार सभापति के पास होगा। सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष, बात एक ही है। ठीक है, अगला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति एक साथ, नोट कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं बन सकेगा। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं बन सकेगा। मतलब यदि आप विधान परिषद में हैं तो विधान परिषद में रहिए, विधानसभा में नहीं आ सकते एक साथ। यदि आप राज्यसभा में हैं तो लोकसभा में नहीं आ सकते, जो कि केंद्र और राज्य दोनों में चीज़ें सेम हैं। ठीक है, अब आपकी बात आती है विधायी प्रक्रिया की। ठीक है, विधायी प्रक्रिया,
सारी चीज़ें हो गई, सबका चुनाव हो गया। अब सदन चलाने के लिए जो है आपके विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर भी आ गए। तो अब विधायी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से विधायी प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। विधायी प्रक्रिया देखने के बाद यहाँ शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद जो चर्चा होगी वो कल की कक्षा में होगी। सबसे पहले विधानसभा की जो कोई बैठक है, कोई भी बैठक होने के लिए ज़रूरी है कि गण पूर्ति होनी चाहिए। गण पूर्ति का संबंध है कि उस सदस्य संख्या के, जो भी सदन है उसकी सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 भाग जो होता है, इतने सदस्य उपस्थित हो। मान लीजिए किसी सदन में 100 सदस्य हैं, तो कोई भी बैठक मतलब सदन तभी चल सकता है जब कम से कम 10 सदस्य वहां उपस्थित हों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये आपको पता होना चाहिए। नोट मत करिएगा, कल नोट कराएंगे, ठीक है। दूसरा, सत्र में क्या चीज़ें जरूरी हैं। जो विधानसभा है उसका सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। कम से कम वर्ष में 2 बार आहूत किया जाना अनिवार्य है। और किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बात वही है, चाहे आप ये कह लीजिए 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, चाहे आप दूसरे तरह से कह लीजिए कि वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में जो है, विशेष परिस्थितियों में मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति है, कोई आपात परिस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कभी भी सदन को आहूत कर सकते हैं, सदन को बुला सकते हैं। ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर होता है, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको बता दें, इस जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, वो पूरा आपका एक सेशन होगा एक दिन, जिसमें हम इस सेक्शन से प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और मुख्य परीक्षा में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपकी विधिवत होती रहे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, आप हमारे पेड बैच से जुड़े हैं तो चैट बॉक्स मिला होगा, तो वहाँ से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी, जहाँ तक हमारा अनुभव होगा, निश्चित रूप से हर संभव आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।